दर्दनाक खबर है ये और बहुत ही शर्मनाक भी है, क्योंकि अगर मोदी योगी की पुलिस और मोदी सरकार योगी सरकार इस तरह से न्याय करने निकलते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, कोई प्रक्रिया न्याय की फॉलो किए बिना, तो ये सारे पुलिस कचहरी थाने बंद कर दिए जाने चाहिए, सारे न्यायालयों पे ताला लगा दिया जाना चाहिए और केवल बुलडोजर देव सामने रखकर उसी की पूजा करते हुए इस देश को चलाया जाना चाहिए और इंसानों की बलि इसी तरह से ये चढ़ती रहेगी, क्योंकि इनको शर्म नहीं है। ये बेशर्म लोग हैं, ये कितने लोगों की जानें ले चुके हैं, कितने लोगों को और मारेंगे। इन्हें ना नियम कानून, ना कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ना कोई इनका मानव मूल्य है। ये राक्षसों के हाथ में आज सत्ता आ गई है, इसी तरह से बेटियों की, महिलाओं की ये बलि लेते रहेंगे जब तक कि हम खड़े होकर इनका विरोध करने के लिए इस व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। लेकिन बात ये है कि योगी आदित्यनाथ तो अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं ना। ये अपराधी हैं क्या? ये बेटियां और वो माँ, वो बेटी और माँ अपराधी थी क्या? अपराधी तो वो हैं जो रिजॉर्ट में उस बेटी को गलत काम करने के लिए, वीआईपी सेवा के लिए कहते हैं और मना करने पे उसे मार के फेंक देते हैं। अपराधी तो वो हैं जो 12 किलोमीटर तक अंजलि को बांध कर लेकर जाते हैं, मार के या मारने के बाद या मारने से पहले बांधा है वही जाने। अपराधी तो वो हैं जो उन्नाव की उस बेटी के पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और बीजेपी में सत्ता लेते हैं। अपराधी तो वो हैं जो उधर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी वो इनकी सत्ता में बने रहते हैं, नेता, वो मंत्री। तो इनके अपराधी जो चरित्र हैं उन पर बुलडोजर चलाए ना, ये जनता को क्यों मार रहे हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस जब बुलडोजर चलाती है तो लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, फूल बरसाते हैं। ये उन्हीं जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही फूल बरसाएंगे। आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा, उस हर माँ को दर्द होगा, उस हर बेटी को दर्द होगा, बाप को और भाई को दर्द होगा जो इंसानी मूल्य रखते हैं। इन जैसे राक्षस ही तालियां बजाते हैं। इन जैसे राक्षसों के हाथ में अगर सत्ता आ गई है और ये इस तरह के न्याय करने निकले हैं तो ये देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर बेटियां और महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, गरीब तबका, SC ST OBC बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इन सरकार तो कह रही है भाई कि अमित शाह कह के आए थे कि 12 बजे रात में भी लड़कियां अकेले जा सकती है रात। हाँ, रात तो छोड़िए, वो तो दिन में भी सुरक्षित नहीं है, रात की तो बात छोड़िए। अभी इनके आने के बाद कितने हादसे हुए हैं और उन हादसों में चाहे वो बिल्किस बानो का केस था, चाहे वो उन्नाव वाला केस था, चाहे आसिफा वाला केस था, चाहे अभी अंकिता भंडारी वाला केस है, इन सब केसेस में विक्टिम ब्लेमिंग चल रही है। जो अपराधी हैं उन्हें तो सजा मिलने की बजाय हार मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको तो सेफ किया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, क्योंकि वो किसी नेता के बेटे हैं या किसी सत्ता में कोई उनका योगदान है। वो कुलदीप सेंगर जो चुनाव जिताने के लिए उसको साक्षी महाराज जाके धन्यवाद देने जाते हैं, तो ये कहाँ सुरक्षित है? बेटियां रात के 12 बजे छोड़िए, वो तो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अब ये जो आप बता रहे हैं प्रमिला दीक्षित और ये जो हादसा हुआ है वो तो अपने घर में ही मरी है ना, कहाँ सुरक्षित है बेटियां? अपने घरों में भी वो जल के मरने को मजबूर की जा रही है। प्रशासन कह रहे हैं कि भाई आत्मदाह है, आत्महत्या क्या नहीं। तो आत्मदाह करने को मजबूर किसने किया? उनके घर तोड़ दोगे तो वो जिंदा रहेंगी, वो कहाँ जाएंगी? अगर मान लो उनके पास कोई आसरा नहीं है, कोई और साधन नहीं है, ये कहते हैं कि भाई अत्याचार लोअर कास्ट पर होते हैं। हम कहते हैं गरीब आदमी चाहे लोअर कास्ट है चाहे अपर कास्ट है, गरीब गरीब है और उस गरीब का कोई सहारा आज इस व्यवस्था में नहीं है। तो गरीब के ऊपर वो राशन को, वो भी किसान का उगाया हुआ राशन अकेला देकर ये गैस को अगर 1100 का सिलेंडर कर देंगे तो क्या कच्चे गेहूं चबाएंगे वो लोग? कच्चे चने चबाएं, कच्चे वो चावल खाएंगे? तो शर्म नहीं आती इन लोगों को? वो जो सड़ा गला इनके गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे बाहर दीजिए अगर आपके पास जगह नहीं है रखने की, तब वो 5 किलो अनाज वो भी वोट बटोरने के लिए, वो कहते हैं नमक बांट रहे थे इसलिए नमक का हिसाब चुका रहा है वोटर जो है वो नमक का याद रखना भाई। बुढ़िया एक कह रही है, उसका इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि नमक खिलाया है तो वो तो देना पड़ेगा वोट। तो ये तो वोट का खेल है, 5 किलो अनाज भी वोट का खेल है, जिसे ये यहाँ अरविंद केजरीवाल को कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक लगे। खुद ये मुफ्त की रेवड़ियां जाकर वहाँ त्रिपुरा में कह रहे हैं कि बेटियों को हम वो देंगे, क्या स्कूटी देंगे, जैसे कि यूपी में बांट दी हो, जैसे कि और राज्यों में बांट दी हो। लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, रोटी रोजी छीन रखी है, शिक्षा चिकित्सा खत्म कर दी है और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें स्कूटी देंगे, तुम्हें हम सुरक्षा देंगे। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे भाई कि अच्छे दिन आ गए, राम राम आ गया। अच्छे दिन आ गए हैं तभी तो अडानी जैसे राक्षसों के अच्छे दिन आए हैं, अंबानी के अच्छे दिन आए हैं। 21 घरानों के हाथ में 75% हमारे देश की संपदा एकत्रित हो गई, उनके अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन जनता के नहीं आए हैं। अच्छे दिन जनता के अगर आए होते तो इस तरह से बेटियां आत्मदाह करने को मजबूर ना होती, बेटियां इस तरह से बांध कर ना मारी जाती। अच्छे दिन
आए होते तो 60 करोड़ युवा बेरोजगारी का दंश ना झेल रहे होते। ये अच्छे दिन उन्हीं के हैं जो देश को लूटकर विदेशों में शेल कंपनियां बनाकर फेक पैसा इकट्ठा करके दूसरे नंबर के अमीर बन गए थे। अब जा रहे हैं मिट्टी चाटे, वो मिट्टी धूल में मिल गए हैं। अभी मैडम धार्मिक विवाद चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। आपने सुना होगा कि मौलाना महमूद ने जो बयान दिया है अरशद मदनी ने, देखिए जब रोटी रोजी नहीं दे सकते, शिक्षा चिकित्सा नहीं दे सकते, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, लोगों को आवास नहीं दे सकते, उनके बसे बसाए घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, तब जनता भड़क न जाए इसलिए क्या करेंगे, धर्म का झुंझुना पकड़ा देंगे। एक तरफ से मतलब विवाद चल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, दूसरी तरफ से हाँ, ये दोनों एक ही पक्ष है, ये दोनों जनता के दुश्मन है, चाहे वो हिंदू पक्ष है मुस्लिम पक्ष है, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले जनता के दुश्मन है। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, हाँ, जनता के दुश्मन है भाई, गिरफ्तारी करो। हाँ, ये गिरफ्तारी के खिलाफ, ये गिरफ्तारी उसके लिए आंदोलन नहीं करते कि भाई अंकिता भंडारी के हत्यारों को गिरफ्तार करो या भाई अंजलि के हत्यारों को फांसी दो। ये नहीं कहेंगे कि भाई जो जिस तरीके से बेटियों को जलने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके हत्यारों को फांसी दो। ये धार्मिक विवादों में किसी एक बयान को लेकर तांडव रचेंगे, गाय के मरने पे सड़क पर छाती पीटेंगे, बेटियां मरा करें, युवा बेरोजगारी का दंश झेला करें और बिना इलाज के बुजुर्ग मरा करें, बिना पेंशन के बुजुर्गों को बेचारों को कोई घर से बाहर निकाल के ठोकर मार दे, लेकिन ये लड़ाई करवाएंगे धर्म के नाम पर, गाय के नाम। क्या लगता है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव भी करीब हैं। मैंने भाई लगता नहीं, उन्हें पता नहीं कैसे, मतलब मैं बता रही हूँ, वो एक है, पीछे से एक है, मुस्लिम भी उसी पेड़ का फल है जिसके हिंदू है, क्योंकि वो जो है लड़ाई करवाने के लिए, आपने एक तमस मूवी देखी होगी जिसमें एक जो कसाई होता है, कसाई जो है जब दंगे होते हैं अपने घर में, रात को देर से आता है, उसकी बीवी पूछती है कहाँ गए थे, नहीं बताता है, लेकिन जब दंगे देखता है चारों तरफ लोगों को मरते कटते, पूछा कि ये हिंदू, इस हिंदू गली में क्या हो गया? बोला कि किसी ने मंदिर में गाय मार के डाल दी। बोले ये मुस्लिम इलाके में क्या हुआ? बोला किसी ने सुअर मार के डाल दिया मस्जिद में। बोला अरे ये दोनों काम तो मुझसे ही करवाए थे। ओमपुरी उसमें वो कसाई का रोल करा, कह रहा है ये दोनों काम तो मैं ही करके आया हूँ, मुझे ही पैसे दिए थे एक आदमी ने, एक ही आदमी ने करवाए कि जाओ तुम गाय मार के डाल दो, जाओ तुम सुअर मार के डाल दो। इसी तरह की कहानी ये बयानों की भी है। वो मुसलमानों को भी पैसे देंगे कि तुम हिंदुओं के खिलाफ बयान दो, उधर हिंदुओं को पैसे देंगे तुम मुसलमानों के खिलाफ बयान दो। तो इस तरीके से ये खेल है, जनता को गुमराह करने का, रोटी रोजी से ध्यान भटकाने का, उनको शिक्षा की आवाज ना उठाएं, वो महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठाएं। लेकिन कुछ लोग जो धर्मगुरुओं पे भरोसा करते हैं उनको क्या कहना चाहिए? वो तो धर्मांध हैं, वो तो बेचारे क्या कहेंगे, उनको दया के लायक है, जिनको ये नहीं दिख रहा कि देश में कहाँ पर क्या गंदगी हो रही है, बेटियां जिंदा जल रही हैं, बेटियां नदियों में फेंकी जा रही हैं, या युवा बेरोजगार बेचारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, और वो लड़ेंगे धर्म के नाम पर, वो उस धर्म को लेकर मुद्दे बनाएंगे, वो तो इंसान ही नहीं है फिर। बीबीसी के ऑफिस पे अभी छाप IT का रेट पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, क्योंकि BBC ने डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पे बना दी, अब ये हिल गए तो अब उसका बदला कैसे लें? बदला लेने के लिए BBC के उस पे पहले बैन लगाया, बैन किसी ने माना नहीं, बैन नहीं माना, तो अब ये उसको दूसरे तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कायर लोग हैं ये जो 56 इंच का सीना है ना, ये 10 इंच का भी 10 सेंटीमीटर का भी नहीं है। ये ऐसे कायर लोग हैं जो बिल्किस बानो केस पर जबान नहीं खोलते हैं, जो अडानी की लूट पर जबान नहीं खोलते हैं, जो दिल्ली दंगों पर जबान नहीं खोलते हैं, जो हाथरस कांड पर जबान नहीं खोलते हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये सारे राक्षस लोग हैं। मोदी जी कहते हैं मैं एक अकेला, मोदी सब पर भारी। वो तो हिटलर भी कहता था ना, और जिस तरह हिटलर ने गोली मारी अंधेरे कमरे में जाकर, हो सकता है इसको भी वही नौबत आ जाए, क्योंकि ये एक अकेला, अरे शर्म आनी चाहिए, ये देश चल रहा है जनता के खून पसीने की कमाई से, तुम क्या औकात है तुम्हारी? 4 वोट मिल जाने से तुम एक अकेले और पूरा देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान संसद में देते हुए। अपने आप को साबित क्या करना चाहते हैं ये? है 14 लाख का सूट पहन के और 8,500 करोड़ के 8,500 करोड़ के 2 एरोप्लेन खरीद कर देश के खून पसीने की कमाई, विश्व में किसी भी देश के मुखिया के पास सिवाय अमेरिका के ये हवाई जहाज नहीं है, और ये जो लेकर इसने गरीब देश पर टैक्स पेयर के पैसे पर ऐश कर रहा है, ये 12 एकड़ के बंगले में रह रहा है, एक अकेला भारी बकवास करता है दुनिया भर की। क्या है उसके पास? कौन सी नॉलेज है? कौन सा इसने देश का भला कर दिया? कौन से ये आंदोलन खड़े करे इसने? सिवाय 2,500 लोगों की
मौत का जिम्मेदार है गुजरात में। अभी दिल्ली में आया तो दिल्ली में दंगे करवा दिए। आते इसने क्लीन चिट मिल चुकी है, इस तरह का आरोप नहीं लगाइएगा। भाई क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगी? जिन जजों ने इसके फेवर में फैसले दिए उन जजों को कभी राज्यपाल बना देंगे, कहीं संसद में वो राज्यसभा का सदस्य बना दिया गोगोई को, वही लोग इनके फेवर में देंगे जो भी फैसले देने होंगे इनके। न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है। अब नहीं रहा। इस व्यवस्था के चलते इस पार्टी के सत्ता में बैठे अब भरोसा न्याय व्यवस्था पर भी नहीं रहा। राम मंदिर जैसे फैसले देते हैं, जब 370 धारा हटी तो 1 साल की डेट देता है न्यायालय, और जब अडानी का ये किस्सा हुआ है तो ये हर अगले दिन सुनवाई की बात कर रहा है, जिससे कि अडानी पर सवाल संसद में ना उठे और ये कह दिया जाए कि अरे कोर्ट में केस है, चुप रहो। तो इसी तरह के ये एक साजिश के तहत न्यायपालिका क्या, संसद क्या, चुनाव आयोग क्या, वो CAG क्या, सब कुछ इनकी